गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? कैन यू प्लीज कंफर्म? ग्रेट। अब लास्ट टॉपिक हमारा था सफिक्स और प्रीफिक्स वाला एग्जाम्पल। आई होप एग्जाम्पल यहां तक क्लियर है। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन तो पूछें। अगर क्लियर है तो क्लियर लिख दें तो मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करूं। सफिक्स प्रीफिक्स तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब अगला टॉपिक शुरू करने से पहले मुझे एक बार फिर से समझाइए। जब आप यहां पे लिखेंगे रिटर्न स्टड इन्फो, तो स्प्रिंग ऑटोमेटिकली इस रिटर्न वैल्यू को कहां ढूंढेगा, किस एक्सटेंशन से ढूंढेगा? कहां ढूंढेगा और किस एक्सटेंशन से ढूंढेगा? वेरी गुड। ये अपने आप इसको जाएगा वेब एपीपी में, व्यू के अंदर, क्योंकि आपने रिसोर्सेस के अंदर यही लिखा हुआ है, और एक्सटेंशन डॉट जेएसपी ढूंढेगा। यस और नो? यस है ना। अब एक सिनारियो समझिएगा। सिनारियो ये है कि मेरे पास मेरे स्टैटिक फोल्डर में ये होम डॉट एचटीएमएल पेज है। ठीक। होम डॉट एचटीएमएल पेज में कुछ नहीं है, एक सिंपल सा वेलकम मैसेज है बस। दैट्स इट। जिसमें मैंने कहा हुआ है वेलकम टू स्प्रिंग वेब एमवीसी। अ वेरी सिंपल एचटीएमएल पेज। वेलकम टू स्प्रिंग वेब एमवीसी। पेज का नाम क्या है? ग्रेट। पेज का नाम है होम डॉट एचटीएमएल। मैं ये चाहता हूं कि मैं यहां पर एक कंट्रोलर मेथड बनाऊं जो स्लैश वेलकम की रिक्वेस्ट पे चले और ये वाले पेज को रन करा दे जिसका नाम है होम डॉट एचटीएमएल। रिक्वायरमेंट गौर से सुनिएगा। मैं चाहता हूं मैं यहां पर एक मेथड बनाऊं। ठीक है। तो मैंने मेथड बनाया पब्लिक स्ट्रिंग। मेथड का नाम मैं वेलकम रख रहा हूं। पैरामीटर कुछ लेगा नहीं है। ओके। कब चलेगा ये? तो जवाब है ये तब चलेगा जब गेट रिक्वेस्ट आएगी। और गेट रिक्वेस्ट में यूआरएल क्या होगा? क्या बोला मैंने? ये तब चलना चाहिए जब गेट रिक्वेस्ट आए और गेट रिक्वेस्ट में यूआरएल वेलकम हो। तो मैंने यहां लिख दिया वेलकम, है ना। और अंदर क्या लिखूंगा? अंदर मैं लिख दूंगा रिटर्न होम डॉट एचटीएमएल। ऐसे ही है? क्या कहना है आपका? है ना। रिटर्न होम डॉट एचटीएमएल ये लिख दिया मैंने यहां पर। अब मैं इस कोड को करता हूं रन। कैन यू प्रिडिक्ट इस प्रोग्राम का बिहेवियर क्या होगा? कैन यू प्रिडिक्ट इस प्रोग्राम का बिहेवियर क्या होगा? नहीं विकी, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। एक्सेप्शन आएगी, बिल्कुल सही प्रिडिक्ट करा। अब ये और बता दो एक्सेप्शन क्यों आएगी? क्यों लग रहा है तुम्हें कि इस कोड के अंदर एक्सेप्शन आएगी? अनम्यूट करूं? बोलो विकी। बोलो बोलो बोलो, क्यों आएगी एक्सेप्शन? क्योंकि सर वो व्यूज में जाकर ढूंढेगा। वेरी गुड। पहली बात तो वो जाकर ढूंढेगा व्यूज में, और किस नाम से ढूंढेगा? डॉट जेएसपी के एक्सटेंशन के साथ। मतलब पूरा नाम हो जाएगा होम डॉट एचटीएमएल डॉट जेएसपी। यस। यस बिल्कुल सही। तो देखिए कुछ ऐसा ही आपके कोड के साथ होने वाला है। ठीक। मैंने ब्राउजर लॉन्च करा। ब्राउजर के अंदर मैंने कहा लोकल होस्ट, हमारा पोर्ट नंबर है 8080। ठीक है। इस 8080 में अगर मैं बाकी के नॉर्मल यूआरएल्स देता हूं, नॉर्मल यूआरएल वर्ड से मेरा मतलब है, मान लीजिए मैंने सिर्फ होम पेज दिया लाइक दिस, तो आप देख पा रहे होंगे हमारा कोर्स रजिस्ट्रेशन पेज खुल रहा है। ठीक है। यहां पर मैंने कुछ डेटा फिल करा, सचिन, रिएक्ट, रजिस्टर मी, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। लेकिन अगर मैंने फॉरवर्ड स्लैश वेलकम लिखा, तो विकी ने सही प्रेडिक्ट करा 404 एक्सेप्शन आ जाएगी। यू कैन सी 404। और ढूंढा किस नाम से जा रहा है? ढूंढा जा रहा है होम डॉट एचटीएमएल डॉट जेएसपी, और वो भी ढूंढा जा रहा है व्यूज के नाम से। इसका मतलब आपने एक बार अगर सफिक्स प्रीफिक्स ऐड कर दिया तो हर व्यू जो आप रिटर्न करोगे वो यहीं सर्च करा जाएगा क्या? यस। अब आप कैसे बताओगे स्प्रिंग को कि ये जो
आप रिटर्न कर रहे हो होम डॉट एचटीएमएल, इसको ढूंढने व्यूज में नहीं जाना है, ये एचटीएमएल पेज है। तो इसके लिए आप होम डॉट एचटीएमएल के पहले एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन ऐड करोगे, और ये इंस्ट्रक्शन अपने आप में कहलाता है रीडायरेक्ट। अगर किसी व्यू के नाम के पहले रीडायरेक्ट लग गया तो फिर स्प्रिंग आपके सफिक्स प्रीफिक्स को भूलकर अपने नॉर्मल बिहेवियर पे आ जाता है। और आई होप आपको याद होगा, नॉर्मली स्प्रिंग एचटीएमएल पेजेस को कहां ढूंढता है? नॉर्मली स्प्रिंग एचटीएमएल पेजेस को ढूंढता है स्टैटिक फोल्डर के अंदर। तो बस अगर मैंने इतना सा चेंज करके एप्लीकेशन को सेव करा, और सेव करने के बाद अब मैंने होम पेज पे यानी वेलकम पे रिक्वेस्ट डाली, माय वेलकम पेज विल स्टार्ट रनिंग। और अगर मैं अभी भी जाता हूं होम पेज पे, तो क्या फॉर्म चलेगा? यस, अभी भी आपका फॉर्म चलेगा, सब कुछ पहले जैसा चलेगा। बस अगर आपको एचटीएमएल चलाना है तो रीडायरेक्ट लगाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? रीडायरेक्ट समझ आया? चलूं आगे? चलिए, अब हम पढ़ने तो जा रहे हैं स्प्रिंग वेब एमवीसी का अगला टॉपिक, पर गौर कीजिएगा, ये रेस्ट एपीआई का बेहद बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो वेब एमवीसी है आप रेस्ट एपीआई में लेकर जाएंगे, वो यही टॉपिक है। टॉपिक का नाम है @path वेरिएबल, एक नया एनोटेशन जिसका नाम है @path वेरिएबल। अब ये क्या है, ये समझने के लिए मेरे एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिएगा। ये बताइए, आप अभी तक अपने अपने क्लाइंट से जो डेटा आ रहा है वो कंट्रोलर में रिसीव कैसे करते हैं? अभी तक क्लाइंट से जो डेटा आ रहा है वो कंट्रोलर में रिसीव कैसे करते हैं? गौर करिएगा, मैं पूरे फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूं कि आप पूरा रजिस्ट्रेशन पेज बनाए और कैसे रिसीव करते हैं, वो आपको पता है, आप मॉडल एट्रीब्यूट से करते हैं। पर अगर आपने फॉर्म के अंदर मान लीजिए कोई इंटीजर भरा है, कोई नाम भरा है, सिंगल वैल्यू कुछ भरी है, तो वो आप अपने कंट्रोलर में कैसे रिसीव करते हो? याद है कि भूल गए हैं? क्लाइंट से आने वाला डेटा, वेरी गुड विकी, आप उसको रिसीव करते हो @request परम लगाकर, है ना? आज आप पढ़ेंगे इसी काम को करने के लिए स्प्रिंग आपको एक और एनोटेशन देता है, और उस एनोटेशन का नाम होता है @path वेरिएबल। सो लिसन वेरी केयरफुली, क्लाइंट से कंट्रोलर के पास डेटा भेजने के कितने तरीके हैं? क्लाइंट से कंट्रोलर के पास डेटा भेजने के दो तरीके हैं, @request परम, @path वेरिएबल। और ये दो तरीके सिर्फ एमवीसी में है या ये रेस्ट एपीआई में भी है? बोलिए, सिर्फ एमवीसी में है कि रेस्ट एपीआई में भी है? तो जवाब है दोनों में है। ये एमवीसी में भी है और ये रेस्ट में है। रेस्ट में है इसलिए हमको इतना ध्यान से इनको पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्वेस्ट परम। जब आप यूज करते हो तो आपने अगर कभी नोटिस करा हो तो ब्राउजर में यूआरएल क्या जाता है? अगर आपने रिक्वेस्ट परम यूज करा है तो ब्राउजर में यूआरएल क्या दिखता है? शायद आपको याद नहीं आ रहा है। याद दिलाने के लिए मैं आपको आपके 2 नंबर ऐड करने वाले कोड को चला के दिखाता हूं। बनाया था आपने 2 नंबर ऐड करने का प्रोग्राम? बनाया था, वेरी गुड। तो आपका 2 नंबर ऐड करने का कोड आई थिंक ये वाला था। ये वाला कोड, इस वाले कोड में आप 2 नंबर ले रहे थे, उन दोनों को आप अपने इस मेथड में रिक्वेस्ट परम के नाम से रिसीव कर रहे थे। ये कोड याद है? वेरी गुड। नाउ लेट मी रन दिस। आपका काम है सिर्फ ब्राउजर के एड्रेस बार पे नजर रखिएगा। ठीक, ये आपका एचटीएमएल पेज खुला। एचटीएमएल पेज के अंदर मैंने एक नंबर टाइप करा 10, एक नंबर टाइप करा 20। कुछ देखा आपको एड्रेस बार में? क्या जा रहा है एड्रेस बार में? यूआरएल।
एड्रेस बार में यूआरएल जा रहा है http लोकल होस्ट 8080 /add। यहां तक आपका यूआरएल है। इस ऐड के बाद आपको एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ना? और क्वेश्चन मार्क के बाद आपके की वैल्यू पेयर में डेटा जा रहा है, तो एफएनओ की है, एफएनओ की है, जी हाँ की है। और 10 वैल्यू है, जी हाँ 10 वैल्यू है। उसके बाद एसएनओ की है और 20 वैल्यू है ना? मैं आपको याद दिला दूं, ये जो डेटा जा रहा है इसको क्या बोलते हैं वोकैबुलरी में? ये पूरा अपने आप में कहलाता है क्वेरी स्ट्रिंग, है ना? अगर आपने एडवांस जावा पढ़ी है तो सुना होगा, नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं, आज सुन लीजिए। इसको बोलते हैं क्वेरी स्ट्रिंग। इसमें एफएनओ कौन है? इसमें एफएनओ की है। और 10 कौन है? 10 उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू है। और इस तरीके से डेटा एक्सेप्ट करने के लिए, इस तरीके से डेटा एक्सेप्ट करने के लिए आप सर्वर पे एनोटेशन यूज करते हो @request परम। समझ आ रहा है? आ रहा है। लेकिन आप बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखेंगे कि आपको ब्राउजर के एड्रेस बार में डेटा ऐसा जाता हुआ दिखेगा, लोकल होस्ट :8080, या एक्चुअल में वेबसाइट का नाम होगा /, मान लीजिए स्टूडेंट, राइट, /101। ना ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो तरीका है डेटा पास करने का, जिसमें आप देख पा रहे होंगे ये आपका इनिशियल यूआरएल है और 101 कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू इस यूआरएल के अंदर हमने ऐड कर दी है। इन दिस वे अगर हम डेटा पास करते हैं, देन दिस वे ऑफ पासिंग द डेटा इज बेसिकली कॉल्ड एज पाथ वेरिएबल। और इसको रिसीव करने के लिए सर्वर एंड पे जो आप एनोटेशन यूज करते हो वो किस नाम से होता है? इसको रिसीव करने के लिए सर्वर एंड पे जो आप एनोटेशन यूज करते हो वो होता है बाय द नेम ऑफ @path वेरिएबल। फिर मेरा एक एक शब्द गौर से सुनिएगा। एक होता है @request परम। रिक्वेस्ट परम जो डेटा लाता है वो क्वेरी स्ट्रिंग के फॉर्म में लाता है, जिसमें क्वेश्चन मार्क होगा, की होगी, वैल्यू होगी, की होगी, वैल्यू होगी। पर पाथ वेरिएबल जब डेटा लेकर आता है उसमें की वैल्यू दिख रही है आपको? कोई की वैल्यू नहीं है। क्या पाथ वेरिएबल में डेटा यूआरएल का पार्ट बन जाता है? यस, डेटा यूआरएल का पार्ट बन जाता है। और स्प्रिंग इतना समझदार है कि वो इस यूआरएल में से इस 101 को निकालकर आपको लाकर दे देगा। जो आपको इस पे जो भी एक्टिविटी करनी हो वो एक्टिविटी आप कर सकते हैं। ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि एज अ डेवलपर कैसे डिसाइड करेंगे कि क्लाइंट से डेटा पाथ वेरिएबल से लेना है या क्लाइंट से डेटा रिक्वेस्ट परम से लेना है। अभी के लिए बस इतना याद रखिए, दो तरीके हैं, या तो रिक्वेस्ट परम से डेटा फेच कर लो या पाथ वेरिएबल से कर लो। रिक्वेस्ट परम से करोगे तो डेटा क्वेरी स्ट्रिंग बन के आएगा। पाथ वेरिएबल से करोगे तो डेटा किसका पार्ट बन के आएगा? पाथ वेरिएबल से करोगे तो डेटा यूआरएल का पार्ट बन के आएगा। इतना क्लियर है? ठीक है। अब अगला सवाल, पाथ वेरिएबल का सिंटेक्स क्या होता है? क्या करते हैं अगर हम लोग पाथ वेरिएबल यूज करते हैं? जवाब कुछ ऐसा है, आराम से देखिए, दोनों स्लाइड देखिए। पहले आप ये देखिए, उल्टा चलते हैं। पहले आप कंट्रोलर में देखिए कैसे लिखते हैं, और उसके बाद आप ब्राउजर से देखिए कैसे पास होती है वैल्यू। ये कंट्रोलर है, कुछ दिखा आपको कंट्रोलर में नया? बिल्कुल दिखा। क्या यूआरएल के अंदर पाथ वेरिएबल के लिए कुछ ऐड करा है? क्या यूआरएल के अंदर कुछ ऐड करा हुआ दिख रहा है आपको? यस। तो जब भी पाथ वेरिएबल आएगा आपके यूआरएल में // के साथ करली ब्रेस लगेगा, और करली ब्रेस में यहां पर कुछ नाम आएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो पाथ वेरिएबल एनोटेशन है क्या उसमें भी यही नाम है? और आगे आप गेस कर सकते हो, ये जो आईडी वैल्यू है ये जाकर किसमें कॉपी हो जाएगी? ये जाकर कॉपी हो जाएगी स्टूडेंट आईडी में। इसका मतलब अगर ये लाइन क्लियर है आपको, तो कैन यू प्लीज टेल मी इसका पूरा यूआरएल क्या बनेगा जो ब्राउजर से आएगा, और उसमें से कौन सी वैल्यू किसमें कॉपी होगी? सबसे पहले मुझे बताइए, अगर मैंने बैकएंड पे ये लिखा है तो ब्राउजर से जो यूआरएल सेट होगा वो क्या सेट होगा? ब्राउजर से जो यूआरएल सेट होगा वो क्या सेट होगा? जरा चैट विंडो में टाइप कीजिए तो।
इतना टाइम, बस विकी की तरफ से जवाब आ रहा है और विकी के जवाब में भी थोड़ी सी मिस्टेक है। विकी, दो स्टूडेंट्स नहीं आएंगे, सिर्फ सिंगल आएगा। यूआरएल बनेगा http:// लोकल होस्ट कोलन 8080। ये तुम्हारा बेस यूआरएल होगा। इसके बाद // स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा डिस्टिंग्विश करने वाला यूआरएल होगा कि ये वाला मेथड चलना है /स्टूडेंट्स पे। और स्टूडेंट्स के बाद जो भी यहां लिखा होगा, मान लो 75 लिखा है, तो ये 75 किस में आकर कॉपी हो जाएगा? ये 75 कौन है? ये 75 रिप्लेस हो जाएगा या रिप्रेजेंट करेगा आईडी को, और मेरे प्रोग्राम में आ जाएगा स्टूडेंट आईडी में। इतना क्लियर है? अच्छा, गेस करो, अगर यही रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट परम से रिसीव की गई होती तो यूआरएल क्या बन रहा होता? अगर इसी रिक्वेस्ट के लिए मैंने रिक्वेस्ट परम यूज करा होता तो यूआरएल क्या बन रहा होता? टेक अ गेस। वेरी गुड। यूआरएल पहली बात तो लोकल होस्ट 8080 होता। क्या 8080 के बाद // स्टूडेंट्स होता? तो जवाब है बिल्कुल होता। लेकिन स्टूडेंट्स के बाद एक क्वेश्चन मार्क आता, क्वेश्चन मार्क में आईडी आता, =75। आ रहा है समझ? आ रहा है समझ? वेरी गुड। अब ये मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा आपसे, अभी कंफ्यूज मत होइएगा। सर फर्क क्या है? काम तो दोनों ही करेंगे, बिल्कुल दोनों करेंगे, लेकिन रेस्ट एपीआई के प्रिंसिपल्स कुछ कहते हैं, उसको फॉलो करते हुए हम डिसाइड करते हैं कि कब हमें लेना चाहिए पाथ वेरिएबल और कब लेना चाहिए हमें रिक्वेस्ट परम। फिलहाल अपन अपना कोड पूरा कर लें ताकि हम डिस्कशन को बेटर समझ पाए। ठीक है, अब जो हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल डिस्कस, वो कुछ ऐसा है। इमेजिन करिए हमारे पास एक स्टूडेंट्स का डेटाबेस है। एक्चुअल में मैं कभी कोई डेटाबेस यूज नहीं करूंगा, एक्चुअल में इस डेटा को कलेक्शन में रखूंगा। बट आप मान लो हमारे पास एक टेबल है, टेबल के अंदर स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट का नाम है और कोर्स है। इतना डेटा दिख रहा है। अब नीचे का क्वेश्चन पढ़िए, पढ़ लेंगे तो डन लिखिए। पढ़ लिया? वेरी गुड, नाइस। अब समझिए ध्यान से, करना क्या है? करना यह है कि हमको एक एप्लीकेशन बनानी है जिसमें हमारे सामने एक पेज आए, जिस पेज के अंदर हर स्टूडेंट की आईडी एक एंकर के थ्रू शो। हर स्टूडेंट की आईडी, गौर करिएगा, किसके थ्रू शो? एक एंकर के थ्रू शो। मतलब टोटल कितने एंकर आए? वेरी गुड, टोटल 3 एंकर आने चाहिए, है ना? पहले एंकर में लिखा हो स्टूडेंट आईडी 101, अंडरलाइन। स्टूडेंट आईडी 102, अंडरलाइन। स्टूडेंट आईडी 103, अंडरलाइन। यूजर जिस पे भी क्लिक कर दे, अगला पेज उस स्टूडेंट का डेटा शो कर दे। आया समझ क्वेश्चन? है ना? मैं आपको एक्चुअल आउटपुट दिखा देता हूं, थोड़ा सा आप इमेजिनेशन बेटर कर पाएंगे। ये आपका पहला पेज है। क्लियर है ये पेज? ठीक है, मान लीजिए मैंने क्लिक करा 101 पे, ठीक, या 102 पे, मान लो 102 पे क्लिक करा। अब 102 किसका रिकॉर्ड है? रवि का। तो यहां रवि का डेटा आना चाहिए और यहां पर एक लिंक और होना चाहिए। इस पे क्लिक करूं नीचे वाले लिंक पे तो कहां चला जाऊं? ये नीचे वाले लिंक पे क्लिक करूं तो वापस लौट जाऊं इस पेज पे। शैल वी स्टार्ट? आर यू रेडी? वेरी गुड। ठीक है, अब देखते हैं इसमें पाथ वेरिएबल क्या करेगा और फिर फाइनल डिस्कशन, कब पाथ वेरिएबल और कब यूज करना चाहिए अपन को रिक्वेस्ट पर। सो लेट्स क्लोज एवरीथिंग, न्यू कॉपी। दिस न्यू कॉपी विल बी ऑफ MVC app 18। ठीक, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आप सबसे पहले अपनी मॉडल क्लास रखेंगे।
ठीक है, मॉडल क्लास के अंदर क्या क्या होगा, जरा यहां देख लीजिए, यहां क्या क्या है, कितने इंस्टेंस वेरिएबल आपकी मॉडल क्लास के अंदर, 3 इंस्टेंस वेरिएबल, आईडी, नेम और कोर्स। तो मेरे ख्याल से हमारे पास 2 तो हैं ही, एक और बढ़ा देते हैं, नेम और कोर्स तो हमने ले ही रखा है, लेट्स गो फॉर वन मोर इंस्टेंस वेरिएबल, एम आई कॉलिंग इट एज प्राइवेट, ओके परफेक्ट, फॉलोड बाय INT, फॉलोड बाय ID। ठीक एक कंस्ट्रक्टर दे देता हूं मैं यहां पर, ठीक है, ऑब्जेक्ट मैं ही बनाऊंगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि हम ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसलिए हम कंस्ट्रक्टर देकर काम अपना थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, ताकि एक ही बार में तीनों वैल्यूज इनिशियलाइज अपन कर पाए। ठीक, और आईडी का सेटर गेटर भी दे देते हैं। तो जवाब दें यहां तक, क्लियर जितना मैंने करा है, क्लियर है, गुड। ठीक, अब वो जो आप लिंक्स दिखा रहे थे, वो लिंक्स दिखाने से पहले अपन कंट्रोलर में चलते हैं, स्टूडेंट कंट्रोलर। और स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर पहले तो ये सोचकर बताओ मुझे, डेटाबेस तो मैं यूज करूंगा नहीं अभी, चीजों को सिंपल रखने के लिए, तो मैं ये डेटा रखूं कहां पर, ये जो डेटा है इसको कहां रखा जाए कि आईडी के बेस पर मैं रिकॉर्ड सर्च कर पाऊं। पढ़ा है ना कलेक्शंस आपने, आईडी के बेस पर अगर मुझे रिकॉर्ड सर्च करना है, व्हाट इज द बेस्ट कलेक्शन फॉर दिस। इतना टाइम, वेरी गुड राहुल, द बेस्ट कलेक्शन फॉर दिस इज हैश मैप, मुझे यूज करना चाहिए हैश मैप। गुड, अब ये जो हैश मैप है, ये डेटा की वैल्यू के फॉर्म में लेता है, जी, ये डेटा की और वैल्यू के फॉर्म में लेता है। कैन यू गेस इस एग्जांपल में की कौन है और वैल्यू कौन है। वेरी गुड धीरज, की आईडी होगी और वैल्यू, वेरी गुड विकी, वैल्यू पूरा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट होगा, वैल्यू पूरा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट होगा। ओके, इसका मतलब जो हम लोग हैश मैप बनाएंगे वो कुछ ऐसे बनाएंगे क्या, मैप एंगुलर ब्रैकेट के अंदर इंटीजर कॉमा स्टूडेंट, फिर st मैप इज इक्वल टू न्यू हैश मैप एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर और पैरेंथेसिस, ऐसा कुछ, बिल्कुल ऐसा, राइट। इनफैक्ट लेट मी कॉपी दिस लाइन और मैं इसको सीधा पेस्ट कर देता हूं अपने कंट्रोलर में। सो लेट्स गो टू द कंट्रोलर पार्ट, ये रहा हमारा कंट्रोलर। कंट्रोलर में आकर सबसे पहले मैंने इसी लाइन को कॉपी करा, कंट्रोल शिफ्ट हो, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे डेटा फिल करना है, डेटा फिल करने के लिए मैंने स्टूडेंट कंट्रोलर का कंस्ट्रक्टर यूज कर लिया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, स्प्रिंग ऑब्जेक्ट तो बनाएगा ही कंट्रोलर का, जब ऑब्जेक्ट बनाएगा तो कंस्ट्रक्टर भी कॉल करेगा, और जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो मैं अपना डेटा कर दूंगा इंसर्ट। ना प्लीज रिकॉल, हाउ डू यू ऐड डेटा इनसाइड मैप, मैप में डेटा कैसे ऐड करते हो। गुड, मैप में डेटा ऐड करने के लिए हम कॉल करते हैं पुट। पुट कितने आर्गुमेंट लेता है, 2 आर्गुमेंट लेता है, एक की और एक वैल्यू। की हो गई 101, वैल्यू क्या होगी, वेरी गुड विकी, वैल्यू विल बी ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास, सो इट विल बी न्यू स्टूडेंट, और डेटा 101 अमित और जावा, 102 रवि और स्प्रिंग, 103 नितिन और रिएक्ट। सो आई सेड 101 अमित जावा, ठीक है, ये मेरा पहला रिकॉर्ड ऐड हुआ, आई पुट अ सेमीकोलन इन दिस पॉइंट। फिर उसके बाद मैंने कहा अगेन पुट, अगेन पुट, ये मेरा 102, ये हुआ मेरा 103, यहां मैंने कहा 102, यहां मैंने कहा 103, यहां मैंने कहा रवि, स्प्रिंग, और यहां मैंने कहा रिएक्ट, और ये तो सर्वर एंड पे आपका डेटा हो गया। प्रैक्टिकली जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ये डेटा ऐसे ना स्टोर होकर
डेटाबेस में स्टोर होगा। बट अभी चीजों को सिंपल रखने के लिए हम डेटाबेस अवॉइड कर रहे हैं। इतना क्लियर है जितना लिखा है मैंने? ठीक है। अब ये जो कोड आपने देखा जिसका मैंने आपको आउटपुट दिखाया, इसमें टोटल कितने मेथड्स या यूं कह लीजिए कितने पेजेस चाहिए हमें? कितने? तो जवाब है दो चाहिए हमें। इसके लिए हमें दो पेजेस चाहिए। एक ये वाला पेज चाहिए जिसके अंदर सबकी क्या आएगी, जिसके अंदर सबकी आईडी आएगी, लिंक आएगा। और एक ये वाला पेज चाहिए। करेक्ट? करेक्ट, वेरी गुड। ये जो पहला वाला पेज आपको दिख रहा है जिसमें सबकी आईडी आ रही है, ये हमारा एक जेएसपी पेज होगा जिसमें 3 एंकर लगे होंगे। हर एंकर के अंदर एक एक स्टूडेंट की आईडी फिल्ड अप होगी। क्लियर है ये? है ना? मैं इसको एचटीएमएल भी बना सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये डेटा मैं खुद टाइप कर रहा हूं। ये डेटा हम पुल नहीं कर रहे हैं कहीं से, क्योंकि ये डेटा मैं ही टाइप करूंगा तो ये एचटीएमएल भी बन सकता है। बट अभी चीजों को सिंपल रखने के लिए मैं इसको जेएसपी बना देता हूं। ठीक है, तो पहले तो हम ये वाला जेएसपी तैयार करते हैं। कहां जाए जेएसपी बनाने के लिए? वेरी गुड। अपन लोगों ने बना रखा है एसआरसी। एसआरसी में मेन, वेब एपीपी, वेब एपीपी के अंदर व्यूज। ठीक है, अब यहां पे जो शो रिजल्ट और स्टड इन्फो है इनको हटाते हैं, वी डोंट नीड देम। और इसके अंदर लेट्स क्रिएट अ न्यू जेएसपी। इस जेएसपी का मैं नाम दे रहा हूं स्टूडेंट डैश लिस्ट डॉट जेएसपी। ठीक, पहला बेसिक कोड इसका, सो इट विल बी एचटीएमएल। परफेक्ट। फॉरवर्ड स्लैश एचटीएमएल, हेड, टाइटल स्टूडेंट लिस्ट, फॉरवर्ड स्लैश टाइटल, फॉरवर्ड स्लैश हेड, बॉडी। ठीक है, अब जरा सोच के बताइएगा बॉडी में क्या आएगा। ये तो पक्की बात है एंकर आएगा। ठीक है ना? एंकर के एचआरईएफ में क्या दोगे? ये भी पक्की बात है एंकर के एचआरईएफ में हम लोग वो यूआरएल देंगे जो उस मेथड को रन करेगा जो डेटा डिस्प्ले करे। नहीं आया समझ? फिर बोलूं, एंकर के एचआरईएफ में हम लोग वो यूआरएल देंगे जो हमारे मैप का डेटा फेच करके डिस्प्ले करेगा। अपन ने अभी अभी डिस्कस करा है, आप कंट्रोलर में कितने मेथड बनाएंगे कंस्ट्रक्टर के अलावा? कंस्ट्रक्टर के अलावा कंट्रोलर में कितने मेथड बनाओगे? जल्दी जल्दी, इतना टाइम थोड़ी ना लगना चाहिए। कंस्ट्रक्टर के अलावा कंट्रोलर में कितने मेथड बनाओगे? दो बनाओगे ना? अभी डिसाइड करा ना अपन ने, दो मेथड बनाएंगे। एक क्यों बनाएंगे विकी? कंस्ट्रक्टर के अलावा दो बनेंगे ना। फिर कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग। एक मेथड इस पर्टिकुलर आउटपुट को जनरेट करवाएगा, यस की नो? करवाएगा ना? और जब तुम इनमें से किसी भी लिंक पे क्लिक करोगे तो दूसरा मेथड नहीं चलेगा जो ये आउटपुट देगा। तो दो होंगे ना, है ना? वेरी गुड। अब जरा ऊपर ब्राउजर के एड्रेस बार में देखो, वो जो दूसरा वाला मेथड चल रहा है उसका यूआरएल क्या है? वेरी गुड। उसका यूआरएल है स्लैश स्टूडेंट स्लैश 102 स्लैश स्टूडेंट स्लैश 101, कुछ ऐसा है यूआरएल? यस। तो मैं यहां क्या लिख दूंगा? अगर मैं यहां यूजर के सामने शो कर रहा हूं स्टूडेंट 101 का डेटा देखना है तो यहां क्लिक करो, तो यहां क्या लिख दूंगा मैं एचआरईएफ में? जल्दी फटाफट। बिल्कुल सही जगमीत। मैं यहां लिख दूंगा स्लैश स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स स्लैश 101। गौर कीजिएगा। अगेन आई कॉपी दिस, पेस्ट इट, पेस्ट इट। और इन सबको एक प्रॉपर शेप में लाने के लिए कैन आई रैप देम इनसाइड अ यूएल? अगर इनको यूएल में डाल दूंगा सब वर्टिकल आ जाएंगे, है ना? तो मैंने इन पूरों को यूएल के अंदर रैप कर दिया। और अगर कुछ यूएल में आएगा तो एलआई भी लगेगा। यस, एलआई भी लगेंगे। कितने एलआई चाहिए?
तो जवाब है जी 3 LI चाहिए। सो ये पहला LI, ये दूसरा LI, ये तीसरा LI। पहले LI के अंदर इस एंकर को कॉपी कर दिया मैंने, दूसरे LI के अंदर इस एंकर को कॉपी कर दिया, एंड थर्ड वन पे मैंने इसको कॉपी कर दिया। बाकी इन तीनों को मैंने यहां से डिलीट कर दिया। इतना क्लियर है आपको? बोलिए यस और नो, क्लियर है? वेरी गुड। अब मैं इनमें से किसी भी लिंक पे क्लिक करूंगा तो ये यूआरएल जनरेट होगा जी, ये यूआरएल जनरेट होगा, है ना। अब सबसे सबसे पहले इस पेज को रेंडर करने के लिए हम एक कंट्रोलर मेथड बना लेते हैं। वो तो बहुत ही सिंपल है, ठीक। तो वो हमारा कंट्रोलर मेथड हम होम पेज पे रिकॉल करवा लेते हैं। तो हमने अपने कोड के अंदर कहा पब्लिक रिटर्न टाइप स्ट्रिंग, ठीक है, गेट लिस्ट, मेथड का नाम दे देता हूं मैं गेट लिस्ट। कब कॉल होगा ये जी? ये रिक्वेस्ट मैपिंग पे कॉल होगा। कौन से मेथड पे कॉल होगा? जवाब है जी गेट मेथड पे कॉल होगा। हाँ, मैं अभी उनको ठीक कर रहा हूं, अभी ठीक कर रहा हूं, डोंट वरी। गेट मेथड पे कॉल होगा तो ये हो जाएगा मेथड इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट मेथड डॉट गेट, ठीक। और मैं चाहूंगा ये मेरे होम पेज पे रन हो जाए, तो क्या मैं वैल्यू इक्वल टू फॉरवर्ड स्लैश लिख दूं? क्या ये होम पेज पे रन हो जाएगा वैल्यू इक्वल टू फॉरवर्ड स्लैश के कारण? यस, अगर मैं लिख दूंगा वैल्यू इक्वल टू फॉरवर्ड स्लैश तो ये मेरे होम पेज पे रन हो जाएगा। और यहां से मैं किसका नाम रिटर्न कर दूं? यहां से मैं रिटर्न कर दूं अपने जेएसपी का नाम। क्या है मेरे जेएसपी का नाम? स्टूडेंट डैश लिस्ट डॉट जेएसपी, ये नाम है। आ रहा है इतना समझ? इतना समझ आ रहा है जितना किया है मैंने? यहां सबका 101 है, तो ऑब्वियस सी बात है 102, 103। हाँ, सफिक्स सेट है तो हटा देते हैं, नो प्रॉब्लम। लेट्स ड्रॉप दिस जेएसपी, परफेक्ट। ठीक है, अब जितना दिख रहा है आपको, पहले उतनी एप्लीकेशन को मैं रन करता हूं, बाकी की बातचीत इसके रन होने के बाद करते हैं अपन। तो इस पूरे कोड को मैंने सेव करा, रिफैक्टर करा, ये हो गया मेरा एग्जांपल नंबर 18। ओके, नेक्स्ट एंड फिनिश। ठीक, एप्लीकेशन ओपन हुई, राइट क्लिक, रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। परफेक्ट। ये हमारा ब्राउजर, ब्राउजर पे मैंने होम पेज पे रिक्वेस्ट डाली, ये हमारे सामने तीनों लिंक्स आ गए। ठीक है, अभी आप मानते हैं क्लिक करूंगा तो एक्सेप्शन आएगी क्योंकि मैंने इस यूआरएल को हैंडल नहीं करा है। एग्रीड? इतना तो आ रहा होगा समझ में एमबीसी कि आपने एक यूआरएल दिया है लेकिन उसके लिए कोड नहीं लिखा है। बट आप ऊपर चेक करिएगा यूआरएल क्या जा रहा है, ये जा रहा है ना यूआरएल स्टूडेंट स्लैश 101। तो इस यूआरएल के लिए अब मुझे एक हैंडलर बनाना चाहिए। तो मैं आता हूं अपने कंट्रोलर में एंड आई गो फॉर अनदर हैंडलर। क्या ये रिक्वेस्ट भी गेट है? जल्दी फटाफट, यस, ये रिक्वेस्ट भी गेट ही है। ठीक है, तो मेरा पहला आर्ग्यूमेंट तो सेम ही रहेगा। जो वैल्यू आ रही है वो फॉरवर्ड स्लैश स्टूडेंट्स, और फॉरवर्ड स्लैश इसके बाद कुछ और भी आ रहा है, कुछ और भी आ रहा है स्टूडेंट्स के बाद। हाँ जी, बिल्कुल आ रहा है। और जो आ रहा है वो फिक्स है कि चेंज हो रहा है? जो आ रहा है वो फिक्स है कि चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्योंकि वो चेंज हो रहा है, मैं यहां लगाऊंगा करली ब्रेस, और करली ब्रेस में मैं कुछ भी नाम दे दूंगा, जो नाम मुझे ठीक लगे। मैंने नाम दे दिया आईडी। गॉट इट? ठीक। अब मैं इस आईडी को कैप्चर करना चाहता हूं ताकि मैं इस आईडी के बेस पर मैप में सर्चिंग कर पाऊं। तो मुझे गेट लिस्ट को करना पड़ेगा पैरामीटराइज्ड। क्या करना पड़ेगा मुझे गेट लिस्ट के पैरामीटर के अंदर? कैन यू टेल मी? क्या करना पड़ेगा मुझे गेट लिस्ट के पैरामीटर के अंदर? कैन यू टेल मी? वेरी गुड। मुझे गेट लिस्ट के पैरामीटर में लिखना पड़ेगा इंट आईडी, और मुझे समझाना पड़ेगा स्प्रिंग को कि ये जो आईडी वैल्यू आ रही है ये इस आईडी में कॉपी कर दो। एम आई राइट? और इसके लिए मुझे इसके पहले लगाना पड़ेगा एट द रेट पाथ वेरिएबल, एट द रेट पाथ वेरिएबल, और यहां पर मैं लिख दूंगा आईडी। हालांकि आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, अगर इसका नाम आईडी है, इसका भी नाम आईडी है, तो आप ये अंदर वाला जो आईडी दे रहे हो ना पाथ वेरिएबल में, यू कैन ड्रॉप दिस।
ये भी क्लियर है ना? कोई जरूरत नहीं है कि आप इसको लिखो ही लिखो, लेकिन अगर मैंने इसका नाम रोल दे दिया तो क्या फिर यहां आईडी लिखना जरूरी है? बोलिए। अगर मैंने अपने वेरिएबल का नाम रोल दे दिया तो फिर यहां आईडी जरूरी है? यस। वरना स्प्रिंग को समझ में नहीं आएगा कि इस रोल नंबर में इस आईडी की वैल्यू जा रही है। बट अगर आप आईडी लिखते हैं तो आप ये अंदर वाला डबल कोट वाला जो आईडी है उसे ड्रॉप कर सकते हो एनीवेज। इसके अलावा मेरे को एक मॉडल भी चाहिएगा। क्यों मॉडल क्यों चाहिएगा? क्योंकि क्या यहां से डेटा दूसरे पेज को पास होगा शो होने के लिए? ये वाला जो पेज आप बनाओगे जो डेटा शो करने का काम करेगा, ये वाला पेज, इसको डेटा कंट्रोलर भेजेगा। जी, इसको डेटा कंट्रोलर भेजेगा। और कंट्रोलर व्यू को डेटा पास करता है तो मॉडल चाहिए। यस, कंट्रोलर अगर डेटा पास करता है तो मॉडल चाहिए। तो मैंने एक सेकंड आर्गुमेंट भी बनाया है जिसका नाम है मॉडल। ठीक है, अब अंदर बताइए इस आईडी के बेसिस पर मैप में सर्चिंग कैसे करोगे? इस आईडी के बेसिस पर मैप में सर्चिंग कैसे करोगे? तो किसी भी मैप के पास अगर आपको की के बेस पर डेटा उठाना है तो गेट होता है। यस, गेट होता है। और ये आपको स्टूडेंट ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। यस, ये अपन को स्टूडेंट ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। तो मैं यहां लिख दूंगा स्टूडेंट स्टूडेंट, जिस भी स्टूडेंट का डेटा अपन फेच कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू stmap डॉट गेट आईडी। ठीक है, अब ये जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट आया है, क्या मैं इसको मॉडल में ऐड कर सकता हूं? मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट। यस, बिल्कुल कर सकता हूं। मॉडल गलत इंपोर्ट हो गया है ना? हमें कौन सा मॉडल चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है डेटा वाला, और ये कुछ और लेकर आ गया है। ठीक है, ये यूआई वाला मॉडल। अब मैं कहूंगा मॉडल डॉट फॉलोड बाय ऐड एट्रीब्यूट। ऐड एट्रीब्यूट के अंदर मैं यहां नाम पास कर दूंगा स्टूडेंट, और ऑब्जेक्ट भी पास कर दूंगा मैं स्टूडेंट। और इतना करने के बाद मैं एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखूंगा जो उस जेएसपी का नाम होगा जो स्टूडेंट की डिटेल्स शो कर रहा है, और उसका नाम है स्टूडेंट डिटेल्स। एक शो कर रहा था सिर्फ आईडीज की लिस्ट, और दूसरा अब हम बनाएंगे जो स्टूडेंट की डिटेल शो कर रहा है। वो दूसरा भी यहीं पे बनेगा इनसाइड आर व्यूज। सो न्यू, अगेन अ फाइल, स्टूडेंट डैश डिटेल्स डॉट जेएसपी। ठीक, इनिशियल कोड इसका ले लेते हैं। इसको करा मैंने पेस्ट। अब अंदर आप बताइए, पहले जरा यूआई देख लीजिए। ये सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर H1 है, राइट? तो लेट्स गो टू दिस पार्ट H1। या मैंने लिख दिया स्टूडेंट डिटेल्स फॉरवर्ड स्लैश H1। तो ये तो आ गया कैप्शन बन के। उसके बाद अगर आप देखें तो मैंने जो कीज हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग में शो करा है। तो स्ट्रॉन्ग के अंदर मैंने ले लिया आईडी फॉरवर्ड स्लैश स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और इसके बाद मुझे यूजर का आईडी चाहिए। कैसे मिलेगी यूजर की आईडी? आप सोचो, तब तक मैं जरा इन सारे पैराग्राफ्स को कॉपी कर दूं। सोचो कैसे मिलेगी मुझे स्टूडेंट की आईडी? ये आईडी हो गई, ये नाम हो गया, ये कोर्स हो गया। वेरी गुड। मतलब एक बार फिर मुझे ईएल का सपोर्ट लेना पड़ेगा, और मुझे यहां कहना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग के बाद डॉलर स्टूडेंट डॉट आईडी। यहां कहना पड़ेगा मुझे डॉलर स्टूडेंट डॉट नेम नेम, एंड एट दिस पॉइंट आई हैव टू से डॉलर स्टूडेंट डॉट कोर्स। ठीक, इसको मैंने सेव करा, ब्राउजर विंडो ओपन करी, रिफ्रेश करा, एंड एज यू कैन सी जिस पे भी मैं क्लिक कर रहा हूं उसका डेटा अपन कर पा रहे हैं फेच। क्लियर है पाथ वेरिएबल से डेटा कैसे फेच करते हैं? क्लियर? अब आता है मिलियन डॉलर क्वेश्चन, दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक, पहला चांस मैं आपको देता हूं। ये रहा
दोनों के डिफरेंस का पूरा लेखा जोखा, पूरी टेबल पढ़ लें। पढ़ने के बाद डन लिखिएगा, फिर बातचीत स्टार्ट करते हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही आप रेस्ट एपीआई में यूज करेंगे और खूब यूज करेंगे, इसलिए लाइटली मत लीजिएगा। पढ़ लिया? पढ़ लिया। शुरुआत करते हैं डिफरेंस नंबर 1 से। एज पर बैकएंड स्टैंडर्ड्स, एज पर वेब एप्लीकेशन बैकएंड स्टैंडर्ड्स, आप पाथ वेरिएबल अगर यूज करते हो तो जो डेटा है क्या वो यूआरएल का पार्ट बन जाता है? यस, जो डेटा है वो यूआरएल का हिस्सा बन जाता है। इसलिए आपने देखा होगा, आपने अपने कोड में जहां पर लिखा हुआ था रिक्वेस्ट मैपिंग में वैल्यू, क्या उस वैल्यू में यूआरएल में आपने आईडी को भी शामिल करा था? करा था, राइट। लेकिन जब आप रिक्वेस्ट परम यूज करते हो, चेक करो, थोड़ा सा और पीछे चलो, जब आप रिक्वेस्ट परम यूज करते हो, क्या रिक्वेस्ट परम यूआरएल में नजर आता है? देखिए ध्यान से, ये रहा आपका रिक्वेस्ट परम वाला कोड। ऑल्दो आपने मेथड के आर्गुमेंट में रिक्वेस्ट परम लिखा है, पर यूआरएल के अंदर ये आता है नजर कहीं बैकएंड पे? नहीं आता है। इसका मतलब बैकएंड पे कोड लिखते वक्त हम कभी भी अपने यूआरएल सेटअप में रिक्वेस्ट परम वाले यूआरएल का नाम नहीं लिखते हैं। ऑल्दो जब फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आएगी तो क्या ऐड के बाद क्वेश्चन मार्क नम1 आएगा? क्वेश्चन मार्क नम1 इक्वल टू 10 एंड num2 इक्वल टू 20, ये अपने आप ब्राउजर भेजेगा आपको। आपको कुछ नहीं करना, ये अपने आप ब्राउजर भेजेगा। आपको बस याद रखना है कि अगर आपने रिक्वेस्ट परम लिखा है तो आपको बस यहां यूआरएल देना है, ये की वैल्यू पेयर मेंशन नहीं होंगे। क्लियर है? ठीक। तो वापस आ जाइए टेबल पे। डिफरेंस नंबर 1 था, पाथ वेरिएबल यूज करोगे तो आने वाला डेटा यूआरएल का पार्ट बनकर आएगा। रिक्वेस्ट पर हम यूज करोगे तो वो यूआरएल का पार्ट नहीं बनेगा, वो अलग से की वैल्यू पेयर के फॉर्म में आएगा। फर्स्ट डिफरेंस क्लियर? चलूं आगे? वेरी गुड। फॉर्मेट मैं आपको बता ही चुका हूं। अगर हम पाथ वेरिएबल यूज करते हैं तो फॉर्मेट होता है फॉरवर्ड स्लैश, जो भी यूआरएल है, फॉरवर्ड स्लैश और पाथ वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने वाला वेरिएबल। लेकिन अगर हम रिक्वेस्ट पर हम यूज करते हैं, 100% हमारे यूआरएल के अंदर क्वेश्चन मार्क ऐड होगा, और जब क्वेश्चन मार्क ऐड होता है तो आगे वाले डेटा को हम मानते हैं क्वेरी स्ट्रिंग, और क्वेरी स्ट्रिंग के हमेशा दो पार्ट्स होते हैं, एक की और एक वैल्यू। ये भी क्लियर? नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बैकएंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि आपको पाथ वेरिएबल तब यूज करना चाहिए जब आप जो कोड लिख रहे हो, आप जो बैकएंड पे फंक्शन बना रहे हो, वो किसी ग्रुप में से एक यूनिक वैल्यू को फिल्टर करके ला रहा हो। क्या ला रहा हो? किसी ग्रुप में से एक यूनिक वैल्यू को फिल्टर करके ला रहा हो। तो आप मुझे बताइए हमारे पास कितने स्टूडेंट थे? तो जी हमारे पास 3 स्टूडेंट थे। क्या आप बटन क्लिक पे इन 3 में से किसी एक सिंगल स्टूडेंट को ढूंढ रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ आईडी? यस। तो ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे जिनकी आईडी 101 होगी? एक ही होगा। तो जब भीड़ में से किसी यूनिक किसी यूनिक वैल्यू को आइडेंटिफाई करना हो तो हमेशा क्या यूज करोगे? हमेशा यूज करोगे पाथ वेरिएबल। हमेशा यूज करोगे पाथ वेरिएबल। और अगर आपको लग रहा सर दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि आपके पास कुछ ग्रुप ऑफ डेटा है, आपको उसमें से कुछ फिल्टर करने हैं। फिल्टर जब करोगे तो क्या मल्टीपल रिजल्ट्स आ सकते हैं? आ सकते हैं। आपको लग रहा होगा सर कैसे? मैं कैसे का एग्जांपल देता हूं। इमेजिन करो यही वाला जो कोड आपने लिखा, इसमें आप स्टूडेंट की आईडी के बेसिस पर नहीं बल्कि कोर्स के बेसिस पर डेटा दिखाते हो। मतलब मैं अगर कोर्स जावा लिखता हूं तो वो स्टूडेंट्स का डेटा है जो जावा में है। जावा में एक स्टूडेंट ही होगा? नहीं, बहुत सारे होंगे। मेरे एग्जांपल में मत जाइएगा, मेरे एग्जांपल में तो मैंने एक एक रिकॉर्ड लिया है बस। लेकिन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में आर वी गोइंग टू हैव मल्टीपल स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड इन जावा? यस। मल्टीपल मतलब
कभी यूज नहीं करना है क्या? मल्टीपल मतलब कभी यूज नहीं करना है पाथ वेरिएबल। हमेशा क्या यूज करना है? हमेशा क्या यूज करना है? हमेशा यूज करना है रिक्वेस्ट पैरामीटर। क्या बोलते हैं आप? क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? है ना? वेरी गुड। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने पाथ वेरिएबल यूज कर लिया तो यूआरएल में उसको स्किप नहीं कर सकते हैं। यूआरएल में स्किप नहीं कर सकते हैं, वरना स्प्रिंग एक्सेप्शन देते हुए कहेगा उसे मैचिंग यूआरएल नहीं मिल रहा है। क्योंकि आई होप आप भूले नहीं होंगे, क्या ये 101, क्या ये 101 यूआरएल का पार्ट है? यस, ये 101 यूआरएल का पार्ट है। तो अगर मैं 101 यूआरएल में से हटा दूं तो जो मेरी रिक्वेस्ट आएगी वो फिर ये आएगी ना, http://localhost 8080/students। अब आप मुझे बताइए, इस यूआरएल से मैप करता हुआ हमारे पास कोई भी मेथड नहीं है ना, कोई भी रिक्वेस्ट मैपिंग नहीं है, तो स्प्रिंग दे देगा 404। एम आई राइट? लेकिन रिक्वेस्ट जो हमारे पास रिक्वेस्ट परम होता है, रिक्वेस्ट परम याद रखिएगा हमेशा कंपलसरी नहीं होता। आपने पढ़ा है उसके अंदर एक रिक्वायर्ड नाम का एट्रीब्यूट है, अगर आपने उसको फॉल्स कर दिया तो बिना बिना रिक्वेस्ट परम के भी यूआरएल चल जाएगा। यस, बिना रिक्वेस्ट परम के भी यूआरएल काम कर जाएगा। इज दिस क्लियर? वेरी गुड। अब आप सिनेरियो सुनो। अपन लोगों को एक फंक्शन बनाना है जो डेट ले, गौर से सुनना, डेट ले और उस डेट में कितनी सेल हुई ये रिपोर्ट जनरेट करें। डेट ले और डेट में कितनी सेल हुई रिपोर्ट जनरेट करें। क्या बोलते हो आप? डेट पे सिंगल सेल, डेट पे मल्टीपल सेल? मल्टीपल। तो रिक्वेस्ट परम के पाथ वेरिएबल? रिक्वेस्ट परम। पाथ वेरिएबल कैसे राहुल? पाथ वेरिएबल कैसे? अगर हम लोग सेल का डेटाबेस बनाएंगे तो एक डेट की एक एंट्री होगी कि एक डेट की मल्टीपल एंट्री होंगी? मल्टीपल होंगी ना। अगर मल्टीपल होंगी तो पाथ वेरिएबल कैसे लगेगा? तुम्हें लगाना चाहिए रिक्वेस्ट परम। क्लियर? चलिए अब एक क्विज खेलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस पे इतना टाइम मैं दे रहा हूं, वरना प्रोजेक्ट में आप वो गलतियां कर देंगे जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट चली जाएंगी। है ना? पढ़िए पहला क्वेश्चन। ये फाइनल कंक्लूजन है। अगर आपको भीड़ में से किसी यूनिक वैल्यू को चुनना हो तो आप यूज करेंगे पाथ वेरिएबल। अगर आपको फिल्टर करना हो तो आप यूज करेंगे रिक्वेस्ट परम। क्लियर है? क्लियर है? वेरी गुड। तो हम धुरंधर मूवी के लिए मान लीजिए एक एप्लीकेशन बना रहे हैं और हमारा जो फ्रंट एंड है वो धुरंधर के कैरेक्टर का नाम देगा और हम उस कैरेक्टर का मूवी में क्या रोल है वो डिस्क्राइब करेंगे। पाथ वेरिएबल के रिक्वेस्ट परम, कैरेक्टर का नाम आएगा और हम उस कैरेक्टर का रोल आउटपुट में शो करेंगे। बिल्कुल सही, पाथ वेरिएबल। जितने भी कैरेक्टर हैं सब यूनिक हैं। यस, जितने भी कैरेक्टर हैं सब के सब अपने आप में यूनिक हैं। है ना? चलिए नाउ लेट्स गो फॉर द क्विज। पढ़िए और आंसर दीजिए। अगर ये यूआरएल है /products/42 क्वेश्चन मार्क कैटेगरी इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक, क्या लग रहा है आपको अगर इस यूआरएल के लिए आपको बैकएंड एपीआई बनानी पड़े या बैकएंड कंट्रोलर बनाना पड़े तो इसमें 42 कैसे मिलेगा और इलेक्ट्रॉनिक कैसे मिलेगा? क्या लग रहा है इस यूआरएल को देखकर? पहले तो बताओ ये पाथ वेरिएबल है कि रिक्वेस्ट परम है? कौन है ये? गलत बात विकी, ये दोनों हैं। आप गलती कर रहे हो, ये दोनों हैं। जो /42 है, 42 कौन है ये पाथ वेरिएबल का पार्ट है। और जो क्वेश्चन मार्क कैटेगरी है ये कौन है? ये रिक्वेस्ट परम है। अच्छा, इसका मतलब ये दोनों एक यूआरएल के अंदर क्लब भी हो सकते हैं। क्या एक सिंगल यूआरएल दोनों को भी रख सकता है? बिल्कुल, एक सिंगल यूआरएल दोनों को भी रख सकता है। नो बिग डील। और यही हो रहा है आपके एग्जाम्पल के अंदर। तो अब मुझे बताइए, अगर पहला वाला पाथ वेरिएबल है और दूसरा वाला रिक्वेस्ट परम है तो सी वाला बेस्ट मैच है? यस, द करेक्ट आंसर इज सी।
ग्रेट। नेक्स्ट, नीचे 4 सिनेरियो में से पाथ वेरिएबल के लिए बेस्ट कौन है? नाम के बेस पर कुछ फिल्टर करना, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में फिल्टर करना, सॉरी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में फेच करना बेस्ड ऑन यूनिक आईडी, सॉर्टिंग करना या सर्चिंग करना, कौन सा बेस्ट है? बिल्कुल सही राहुल, बेस्ट है बी। गॉट इट? ये ए वाला फील्ड बेस्ट नहीं है, नहीं है ना। हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो नाम के बेस पर हम फिल्टरिंग कर रहे हैं उस नाम की मल्टीपल एंट्रीज हैं, उस नाम की मल्टीपल एंट्रीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कार्स का डेटाबेस है, आप एक कार कंपनी के लिए बैक एंड कोड लिख रहे हैं और आपकी कंपनी कहती है एक एपीआई बनाओ जिसमें यूजर कार के मॉडल का नाम भेजे और हम बता दें ये पर्टिकुलर मॉडल हमारे यहां से कितने लोगों ने खरीदा है, ये पर्टिकुलर मॉडल हमारे यहां से कितने लोगों ने खरीदा है। तो गेस करिए, अगर कार के मॉडल के बेस पर सर्चिंग की जाए तो क्या एक मॉडल मल्टीपल लोगों ने परचेस करा होगा? करा होगा ना। तो ऐसी स्थिति में आपको यहां यूज करना चाहिए पाथ वेरिएबल की जगह रिक्वेस्ट परम। क्लियर हुआ है ना? लेकिन जब बात यूनिक आईडी की आ रही है, इसका मतलब पाथ वेरिएबल। यस, इसका मतलब पाथ वेरिएबल। चलो आगे, क्लियर है? चलो नेक्स्ट, क्या होगा अगर तुम रिक्वेस्ट परम यूआरएल के अंदर ना पास करो? तुम्हारा एपीआई कॉल चलेगा ही नहीं, तुम्हारा एपीआई कॉल नल हो जाएगा, डिफॉल्ट वैल्यू असाइन की जा सकती है, या बी और सी दोनों करेक्ट हैं? वेरी गुड विकी, बी और सी दोनों करेक्ट हैं। राइट? अगर तुम डिफॉल्ट वैल्यू यूज नहीं करोगे, कुछ डिफॉल्ट होता है रिक्वेस्ट परम के पास, कुछ डिफॉल्ट नाम का आर्गुमेंट होता है। वेरी गुड, बिल्कुल होता है डिफॉल्ट नाम का आर्गुमेंट। तो आप उसको सेट कर सकते हो, और नहीं करेंगे तो रिक्वेस्ट परम की वैल्यू क्या जाएगी? नहीं करेंगे तो रिक्वेस्ट परम की वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएगी एज नल। ये भी क्लियर हुआ? वेरी गुड। नेक्स्ट, क्या लग रहा है अगर ये वाली रिक्वेस्ट आती है ऊपर, बुक स्लैश 7 क्वेश्चन मार्क ऑथर इक्वल टू जॉन, तो कौन किस में जा रहा है? बुक आईडी क्या है और ऑथर क्या है? वेरी गुड, बुक आईडी 7 आएगी और ऑथर, बिल्कुल ठीक, ऑथर जॉन आएगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वेरी गुड, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो ये हुआ आपका जेएसपी बेस्ड एमवीसी फिनिश। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एमवीसी का लास्ट टॉपिक विच इज थाइम लीव, जिसमें विदाउट जेएसपी प्योर एचटीएमएल यूज करके हम डायनेमिक आउटपुट कैसे लाएंगे। मुझे नहीं आता जेएसपी, मुझे नहीं यूज करना जेएसपी, तो मैं कैसे डायनेमिक आउटपुट लाऊंगा? सो नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑफ टाइम लीव एंड आफ्टर दैट विल गो टू द लास्ट पार्ट, दैट इज रेस्ट एपीआई। मिलते हैं मंडे, बाय बाय, टेक केयर। जी संतोष, बिल्कुल भेज दूंगा मैं, डोंट वरी।